यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी से। डॉक्टर साहू जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। धन्यवाद सर। साथियों, इसके पहले कि मैं इनसे बातचीत आगे बढ़ाऊं, बताना चाहूँगा कि डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ओबीसी आंदोलन को लेकर के, अंबेडकरी, फूले, बिरसा मुंडा के आंदोलन को लेकर के बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने इन्हीं विषय पर पीएचडी भी किया है और तमाम मुद्दों पर आज इनसे ही इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कि आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई और शुरुआती पढ़ाई लिखाई जी आपकी कैसी हुई? सर, मैं तो ग्राम अरौद, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी का रहने वाला हूँ। और मेरी प्राथमिक 5वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव अरौद में हुआ है और उसके बाद मेघा है, वहाँ 8वीं तक की पढ़ाई हुई है। और ग्राम छोटे करेली में 9वीं 10वीं, उसके बाद जो है 11वीं और 12वीं की पढ़ाई, जो हायर सेकेंडरी की पढ़ाई है, मगरलोड तहसील मुख्यालय आज का है, वहाँ हुई है। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दुर्गा कॉलेज रायपुर में पढ़ाई किया और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई किया। तो उसके बाद फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से एमफिल, और एमफिल के बाद पीएचडी की पढ़ाई भी वहीं मेरी हुई है। और डिप्लोमा वगैरह भी मेरा बौद्ध पर्यटन एवं गाइडिंग में डिप्लोमा है, दलित थॉट पे भी डिप्लोमा है। और अभी तक पढ़ाई लिखाई के लिए मैं लगातार ललायित रहता हूँ और इस तरह से अभी भी यात्रा चल रही है पढ़ाई की और पढ़ना चाहता हूँ। जी। तो जैसा कि ये अक्सर होता है, जी सर, एक सामान्य जो ओबीसी परिवार है या SC/ST का भी जो परिवार है, जो वंचित वर्ग का परिवार है, वो पढ़ाई में उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे उसकी बैकग्राउंड में समस्याएं रहती हैं, जैसे कि तुरंत नौकरी में जाना है या फिर कोई दूसरी समस्या आ गई। तो पढ़ना तो एक अपनी जगह एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जो जिस थॉट को लेकर के काम कर रहे हैं, जी, जिस अम्बेडकरवादी थॉट को लेकर के काम कर रहे हैं, जी, इस फूले की विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि लोग तो काफ़ी, मेरे ख्याल से बहुत सारे होंगे जो कि पीएचडी होंगे, लेकिन मेन जो है उस विचारधारा को लेकर के आप कैसे आए, कैसे इस तरफ आपका रुझान हुआ, मैं चाहता हूं कि इस बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शक। हाँ सर, मैं तो कृषक परिवार से हूँ और ज़्यादातर हमारे कम्युनिटी के, मैं तो साहू समाज छत्तीसगढ़ में बहुतायत में है और हम लोग हैं, एक बड़ी हमारी एक तरह से हमारे ओबीसी वर्ग की बड़ी एक जाति है, बड़ा समुदाय है, उस समुदाय से आता हूँ। तो पढ़ाई लिखाई की जब मैं रायपुर आया, रायपुर में दुर्गा कॉलेज के बाद कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया और उसके बाद मैं जब महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र में एमफिल किया। इंटरडिसिप्लिनरी मेरा रिसर्च था। कमार जनजाति जो छत्तीसगढ़ के प्रिमिटिव ट्राइब है, विशेष पिछड़ी जनजाति बोला जाता है, उस पर मेरा उसका संचार प्रणाली, उस संचार का क्या प्रभाव है, उसको लेकर मेरा एमफिल का काम था। उस दौरान मैं वर्धा गया, तो वर्धा में देश भर से स्टूडेंट वहाँ आए रहते हैं। अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों से भी स्टूडेंट वहाँ रहते हैं और JNU, DU और सभी जगह के वहाँ स्टूडेंट, स्कॉलर्स वहाँ रहते हैं। तो वो एक बड़ा माइंडसेट वहाँ तैयार हुआ। वहाँ प्रोफेसर लैला कारुण्यकर हैं, जो दलित चिंतक हैं, इतिहासकार हैं। उसके अंदर में पीएचडी करने का, एमफिल और पीएचडी करने का अवसर मिला और मेरा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च रहा। पीएचडी में भी मेरा बस्तर के आदिवासी संस्कृतियों विकास पर जनसंचार का प्रभाव नामक विषय पर मेरा शोध कार्य रहा। तो इस दरमियान वहाँ जो स्कॉलर्स मिले और जो हमारे प्रोफेसर मिले और भी वहाँ मार्गदर्शक मिले, तो उसके साथ समक्ष रह के भारतीय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तमाम चीज़ों को देखा। और फिर हम देखते हैं कि जो बुद्ध के बाद जो फूले, साहू जी महाराज,
एक ओबीसी कम्युनिटी के होते हुए भी जो शिक्षा के लिए काम किया, ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी हो, शिवाजी राव गायकवाड़ हो, बाबा साहब अम्बेडकर को भी विदेश पढ़ने भेजे थे। तो हम जब उच्च शिक्षा में गए, और मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं 27% आरक्षण, अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं शायद ना एमफिल कर पाता और ना ही पीएचडी कर पाता। मैं एमफिल की पढ़ाई भी 27% आरक्षण से प्राप्त किया, और पीएचडी की पढ़ाई भी मैं 27% आरक्षण से में किया। तो वो 27% आरक्षण ने मुझे जो बहुजन आंदोलन है मूवमेंट से मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और फिर एसटी एससी ओबीसी उसकी समस्याओं को भी जानना शुरू किया, और उस पर चिंतन भी करना शुरू किया। और इस तरह से जो मूवमेंट आंदोलन है और जो लेखन है, बहुत सारे अखबारों में भी, पत्र पत्रिकाओं में भी हम आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में लगातार लिखते पढ़ते हैं। अब एक तरह से दलित, एक तरह से जो विचार है उसको मैं अपनाता हूँ, फॉलो करता हूँ। और जो आरक्षित वर्ग है, एक तरह से वंचित तबके भी कहा जाता है, उसके हित, और मैं तो मानता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में हम तभी भागीदार बनेंगे जब एसटी एससी ओबीसी के लोग पार्टिकुलर आए। और आपने फिर हमारे समुदाय की बात किए थे, तो छत्तीसगढ़ में साहू समाज के लोग अब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पहले पढ़ाई लिखाई की उस तरह से परंपरा में नहीं थे, खेती किसानी ही कर रहे थे, अब पढ़ाई लिखाई में आए हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि साहू समाज के साथ साथ ओबीसी समुदाय के साथ साथ छत्तीसगढ़ में केवल 14% आरक्षण है। उससे पहले, जबकि भारत सरकार 27% आरक्षण हमको दे के दिया है संविधान में, मंडल 1 मंडल 2 के बाद हमको 27% आरक्षण मिला। तो 27% आरक्षण में हम जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से मेरी पीएचडी करने का अवसर मिला। देश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जहां देश भर और दुनिया के स्कॉलर्स पढ़ते हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग और पढ़ाई कर रहे हैं देश भर से। आज जेएनयू, डीयू और एक बड़ा तबका ओबीसी समुदाय के एक बड़ा तबके के लोग जो स्कॉलर्स तैयार हुए हैं, और जो फूले साहू जी एक तरह से अम्बेडकरी आंदोलन या बहुजन आंदोलन से जो जुड़े हैं, लिख पढ़ रहे हैं, तो ये 27% आरक्षण की देन है। तो स्टेट गवर्नमेंट लागू तो किया था, अध्यादेश लाए थे, लेकिन उस पर तो बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिर से रोक लगा दी। तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब तक पिछड़े समाज नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और एक चिंतन समाज को लेके, देश को लेके, राष्ट्र को लेके उसके अंदर नहीं आएंगी। हालांकि टेक्निकल भारत सरकार और तमाम लोग टेक्निकल एजुकेशन के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन समाज को बनाने वाले, समाज को एक नया सिरे से परिभाषित करने वाले लोग सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज पढ़ के आगे बढ़ेंगे तभी हो पाएगा। इसके लिए जो आरक्षण है बहुत मायने रखता है। और जब तक ओबीसी समुदाय के लोग, ये हमारे, खैर मैं ओबीसी समुदाय का रिप्रेजेंट करता हूँ अपने आप में, तो ओबीसी समुदाय के लोग जब तक नहीं पढ़ पाएंगे तब तक जो है समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। और ओबीसी समुदाय भारत के एक तरह से बड़ी आबादी है, 50 से 55, 60, 56 के आसपास प्रतिशत उसका है। तो ये महत्वपूर्ण मायने रखता है। और लगातार अब उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण से लोग आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर दे तो एक बड़ी ओबीसी वर्ग भारतीय समाज, राजनीति के स्थापना, मतलब भारतीय समाज के एक समतामूलक समाज की स्थापना में, एक नया राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जी सर। जी, तो जैसा कि आमतौर पर ये कहा जाता है, जी सर, क्योंकि मैं खुद भी, मेरी एक किताब पिछड़ा वर्ग पर आई हुई है। जी सर। आधुनिक बात में पिछड़ा वर्ग। जी जी। तो मैंने ओबीसी के और उसकी समस्याओं को काफ़ी करीब से देखने का मुझे मौका मिला। लेकिन आमतौर पर लोग ये बोलते हैं कि ओबीसी में जैसा अवेयरनेस चाहिए, सोशल अवेयरनेस नहीं है। और लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि तमाम, अगर जितने भी महापुरुष हैं उनकी बात की जाए, चाहे आप कबीर की बात करें, जी सर, चाहे आप फुले की बात करें, ये सारे ओबीसी हैं। जी जी जी। और इन्होंने भी रास्ता दिखाया है। हालांकि एक बात ये सही है कि मूवमेंट जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। जी जी। जो खास तौर पर जिसको हम लोग आज अम्बेडकरी, फूले पेरियार का मूवमेंट कहते हैं, छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे ऐसे ओबीसी के साथी हैं, चाहे वो नंद कुमार बघेल की बात करें, चाहे और भी लोगों की बात करें। तो आप ये बताइए कि क्यों जो मूवमेंट है उस तरीके से जैसा कि अपेक्षा की जाती है वो ओबीसी समाज के बीच में नहीं पहुंच पाया, गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाया, या पहुंचा तो जैसा चाहे हम चाहते हैं वो
नहीं हो पा रहा है। जी। इसके लिए क्या कारण है या कैसे पहुंचे, कुछ बताइए। हाँ, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया सर। और आप ओबीसी समुदाय के वर्ग के जो कमजोरी हैं उस पर एकदम सही प्रश्न किए, और इसका अपनी तरह से मैं इसका सॉल्यूशन या उत्तर देना चाहूँगा। ओबीसी, पार्टिकुलर ओबीसी समुदाय खेतीहर समुदाय है। हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, मतलब अपने आप में ओबीसी इंक्लूड है उसमें। दलितों के पास, दलित समुदाय ठीक है खेती किसानी करते हैं, लेकिन खेती किसानी के लिए उस तरह से उसके पास जमीन नहीं है, कम है जमीन, जमीन का कम है। और आज़ादी के बाद संविधान में एसटी/एससी को तुरंत रिजर्वेशन मिल गया था। एसटी/एससी को तुरंत रिजर्वेशन मिला, और रिजर्वेशन मिलते ही वो बौद्धिक परंपरा में आना शुरू किए। पार्टिकुलर दलित कम्युनिटी, बिल्कुल दलित कम्युनिटी बाबा साहब अम्बेडकर, रैदास, फूले, कबीर को मानना शुरू किए और उस परंपरा में शिफ्ट किए। और भारत को भी आज भी बौद्धिक रूप से दलित कम्युनिटी के लोग संचालित करते हैं। नो डाउट कि छत्रपति साहू जी महाराज है, फूले हैं, कबीर हैं, बुद्ध भी उसको एक तरह से बहुजन मूवमेंट से जुड़े और एक तरह से पिछड़ा वर्ग के ही थे। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग थे। लेकिन एक भारत की राजनीति बहुत काका कालेलकर कमेटी बनी, फिर मंडल आयोग कमेटी में अभी भी संविधान में तो लिखा था कि ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना है। लेकिन 1990 के बाद 2006 में भी उसका पास हुआ, और आरक्षण का पहली लाभ हम सब लीले हैं। एक तरह से मैं आरक्षित वर्ग से एक तरह से पहले स्कॉलर हूँ भारत में, पहले लाभार्थी हैं अभी। लाभार्थी हम अभी शुरू किए हैं। तो पहले लाभ का उच्च शिक्षा में आए तो लाभ हुआ, और हम लिखते पढ़ते हैं, दखलंदाजी भी हम कर रहे हैं। तो आपने बात की उस ओर मैं फिर जाना चाहूँगा कि शिफ्ट कर गए, और नौकरी में भी, जुडिशरी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह से दलित कम्युनिटी के लोग आए। उसके बाद आदिवासी कम्युनिटी के लोग आना शुरू किए। छत्तीसगढ़ की बात करें या भारत, जहाँ तो 32% आरक्षण है, केंद्र सरकार में भी आरक्षित है, तो वहाँ भी जाना शुरू किए हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ओबीसी कम्युनिटी के लोग का उच्च शिक्षा में भागीदारी ही नहीं है। बिल्कुल दलित कम्युनिटी की बहुत अच्छी भागीदारी है। वो लगातार जो सवर्ण तबके हैं या ब्राह्मणवादी जो विचारधारा से लगातार फाइट करते हैं दलित कम्युनिटी के लोग, तो ओबीसी कम्युनिटी के लोग अभी तक फाइट नहीं कर पाए हैं, फाइट करना शुरू किए हैं। दरअसल ये है कि जो धार्मिक किताबें हैं छत्तीसगढ़ में, जो मनु प्रोस्पेक्टिव से जो किताबें हैं, जो ब्राह्मणवादी अप्रोच की जो साहित्य है, किताबें लगातार ओबीसी के घरों में आना शुरू किया बिना बोले ही। अलग अलग उत्तर प्रदेश में देश भर के जो तमाम संगठन हैं, जो दक्षिणपंथी संगठन हैं, जो एक तरह से हिंदुत्व के लिए काम करती है और एक तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करती है, उसके लिए बहुत सारे संगठन काम करते हैं। और पिछड़ों के घर में साहित्य के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, जो टीवी चैनल खोलते हैं तो टीवी चैनल में भी आप देखते हैं तो वही सारी चीज़ें दिखती रहती है। और इस तरह से वो आध्यात्मिकता में और मनुवाद की ओर लगातार ओबीसी समुदाय चले गए। रही बात दलितों के साथ ये है कि जो दलित कम्युनिटी है या पिछड़े कम्युनिटी है, वो सामुदायिक मूल्यों को मानना शुरू किए। दलितों के घर में बाबा साहब अम्बेडकर की रचनावली के साथ साथ संविधान की किताबें, जो मौलिक अधिकार की जो किताबें हैं, जिनसे उनकी भला होना है, उसका एक तरह संपूर्ण विकास होना है भारत में या दुनिया भर में विकास होना है, तो अधिकार जानेंगे तभी विकास हो पाएगा। ओबीसी समुदाय के लोग न संविधान की किताबें उस तरह से पढ़ते हैं, न जानते हैं, न अपने अधिकार को भी जानते हैं, समझते हैं। और जब ओबीसी समुदाय को जब आरक्षण का लाभ मिलेगा धीरे से, भी तो हमारे यहाँ 14% है, अगर 27% लाभ मिलेगा और उसके बाद अगर 54 से 55% लाभ मिलता है जो संविधान में लिखा गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय के संविधान में समिति के लोग, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, जो बोलते थे कि इसको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना है, अगर वो मिलना शुरू हो जाए तो वो जिसको ओबीसी समुदाय के लोग जिसको अछूत मानते हैं, दलित कम्युनिटी, उसके साथ जब टच करेगा ओबीसी, हाथ मिलाएगा, हैंडशेक करेगा, बातचीत करेगा, खान पान करेगा, उच्च शिक्षा में जाएंगे तो यहाँ चमार है, महार है, धोबी है, पासी है, घसिया है, और भी जो जिसको अछूत जातियाँ जो ओबीसी मानते हैं, उसके साथ जब बैठना तो शुरू करेंगे, उसका रूम पार्टनर बनेंगे, जब ऑफिस में जाएंगे तो वर्क साथ साथ करेंगे, टेबल में एक साथ लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, रूममेट बनेंगे, और गोष्ठी संगोष्ठी में जब भागीदार बनेंगे तो उसकी विचारधारा अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। और दलित मतलब ओबीसी का संबंध दलितों के साथ शुरू हो जाएगा, टचेबल। एक बार रोटी का संबंध शुरू हो जाए, उसके बाद बेटी का संबंध शुरू हो जाएगा, तो इससे ही पूरा देश और समाज का राष्ट्र निर्माण शुरू होगा।
तो इस ओर प्रयासरत है। और बहुत सारे ओबीसी, मैं खुद ओबीसी समाज से आता था, हमारे और भी पूर्वज गांव के लोग किसी को दलित मानते थे, अछूत मानते थे। तो टचेबल अनटचेबल का मामला था कि ओबीसी वर्ग के लोग उसे टच ही नहीं कर रहे थे। लेकिन शिक्षा से जब आते हैं, जानते हैं कि भाई मानव तो मानव एक समान है, जिसको गुरु घासीदास बोल रहा है, कबीर बोल रहा है, फूले बोल रहे हैं, रैदास बोल रहे हैं, बुद्ध बोल रहे हैं, मनखे मनखे गोरबर। तो ये पढ़ाई लिखाई से आएगा और बातचीत से आएगा और हाथ मिलाने से आएगा, रहने से आएगा, वार्तालाप करने से आएगा। और इस तरह से ओबीसी समाज का जो भला जो है बैठने उठने से आएगा, 1 to 1 बात करने से। और क्योंकि लंबे समय से गैप रहा है ओबीसी का दलितों के साथ बैठने उठने में, और ओबीसी वर्ग आदिवासियों के साथ तो बैठ उठ रहे लेते हैं, क्योंकि उसको अछूत नहीं मानते। अब अछूत है भी नहीं, उसका अछूत भी नहीं रहा गया है। ठीक है, वो रिमोट एरिया में रहा, आदिवासी बेल्ट में रहा, तो वो माइंडसेट चाहे सब ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, या सभी सवर्णों में आदिवासियों के लेके दलितों के लेके अलग अलग अलग। और बहुत सारे जो मैं देखता हूँ, बहुत सारे वो प्रगतिशील लोग हैं, चाहे जेएनयू में हो, चाहे डीयू में हो, चाहे कई जगह पढ़ाई कर रहे हैं। वो आदिवासियों को लेके अलग फेत रहता है। वो काम करेंगे तो आदिवासियों को काम करना चाहते हैं, वो दलितों के लिए काम करना नहीं चाहते है प्रगतिशील, लेकिन दलितों की बस्ती नहीं जाएंगे। वो दिल्ली में भी दलित बस्ती है, सभी जगहों पे दलित बस्ती है, छत्तीसगढ़ में भी है, रायपुर में भी दलित बस्ती है, हर जगह पे है, तो उस दलित बस्ती में नहीं जाएंगे, लेकिन बस्तर में वो बिहार में जाकर शोध करना चाहेंगे। तो आप सोच कर क्या करोगे भाई? क्योंकि दलितों की समस्या के साथ उसके पास अछूतपना है, उसको होटल खोल नहीं सकता। वो होटल अगर चमार होटल खोलता है या महान होटल खोलता है यहाँ, या और भी मेहतर होटल खोलता है, तो कौन जाएगा उसके पास? लेकिन आदिवासी ध्रुव या कंवर के नाम से खुलता चलेगा, चलता ही है। तो आर्थिक समस्याएं उसके पास ज्यादा है, सामाजिक के साथ साथ आर्थिक समस्या भी है। तो बहुत सारे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वहां जाकर काम करें, लेकिन काम तो करना है आदिवासियों को, सबको। तो ओबीसी के नजरिए से ओबीसी का भला तो जो संवैधानिक अधिकारों से, संवैधानिक मूल्यों से, बुद्ध, कबीर, फूले की विचारधारा से, गुरु घासीदास की विचारधारा से संभव है। और हमारे यहाँ गुरु घासीदास भी, संत गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, और सतनाम परंपरा में, सतनाम पंथ में एसटी एससी ओबीसी के लोग बड़े संख्या में शामिल हुए। तेली समुदाय के लोग शामिल हुए, कुर्मी समुदाय के लोग शामिल हुए, जाति के लोग शामिल हुए, तमाम तरह की जाति के लोग शामिल हुए। और मुझे लगता है इस कारण से यहाँ भी जातिवाद थोड़ा कम है कंपेरिजन टू उत्तर भारत, दूसरे स्टेट के। हाँ, उत्तर भारत की तुलना में यहाँ जातिवाद कम है, और वहाँ के लोग आकर के भी जातिवाद फैलाते हैं, उसको जातिवाद को सीख रहे हैं, पढ़ते लिखते देखते। और लेकिन सॉल्यूशन तो ये है कि जो संवैधानिक मूल्य है, बुद्ध, फूले, कबीर की परंपरा है, ओबीसी का भला तो इस परंपरा में आने से, इसको पढ़ने लिखने से होगा सर। मेरा ऐसा मानना है। तो जैसा कि होता है, देखिए क्या है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत हैं, हाँ, और ओबीसी के शूद्र जो लोग हैं, हाँ, वो उस तरीके से अछूतपन नहीं है, लेकिन जाति का लांछन उनके साथ में है। बिल्कुल, चाहे वो अहिर की बात कह लें, चाहे आप राउत की बात कह लें, चाहे कुर्मी की बात कह लें, चाहे निषाद की बात कह लें, तो एक जाति का लांछन साथ में लगा हुआ है। साहू के लिए तेली का जो लांछन है, मैंने लांछन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा बोल करके जो ब्राह्मण वर्ग है या जो ब्राह्मणवादी वर्ग है वो नीचा दिखाने का कोशिश करता है। तो क्या इतने पढ़ाई के दौरान और आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके दौरान कभी इस तरह के लांछन का सामना आपको कभी करना पड़ा, या कभी लगा कि यार मुझे नीचा दिखाया जा रहा है क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ? क्या कभी ऐसा आपको लगा? एक तरह से महसूस किया हूं मैं कि भाई ओबीसी वर्ग का होने के कारण शायद मुझे उस तरह से प्रतिनिधित्व या उस तरह से मान सम्मान नहीं मिल पाया है। मुझे अनुभूति हुई। और मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखा तो हमारे कुछ साथी वर्धा में थे, और दिल्ली में भी हमारे कुछ साथी हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो बड़ी संख्या में तेली लोग हैं। मैं तेली समाज से खुद आता हूँ, जाति से। तो बोलते हैं कि तेलियों का मुंह देखना पाप है। सुबह सुबह मनुस्मृति में लिखा है, और रामचरितमानस वगैरह में भी कुछ जिक्र है, बताते हैं तेली को लेकर के। और बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा है तेली कलवारा, तेली तंबोली, संसद में क्या गाय भैंस लेकर के चराने आए। हाँ, तो क्योंकि तेली कम्युनिटी बड़ी संख्या में है, जिस दिन ये जागेगा तो क्रांति हो जाएगी, क्रांति करेगा और राष्ट्रीय मांग काम करेगा। बिल्कुल, एक तरह से हम छोटे अपने स्तर पे जो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को मैं देखा कि हम लोग तो गांव में थे, लेकिन अब उत्तर भारत में तेलियों का मुंह देखना
पाप माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। जैसे बिल्ली को अगर सड़क काट देता है तो आज दिन खराब हो गया, ऐसा मानते हैं। उसी तरह से तेली का मुंह सुबह सुबह देख लेना पाप माना जाता है। तो मैं बोला यार ये तेलियों को भी पता नहीं है, एक तरह से यहाँ के छत्तीसगढ़ उत्तर भारत के तेलियों को पता है। इसी कारण से तेली लोग अलग अलग सरनेम वगैरह भी टाइटल प्रयोग करते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो कहने का आशा यह है कि तेली कम्युनिटी के लोग अपने दौर में भी बहुत चिंतक रहे होंगे, अच्छे काम करने वाले रहे होंगे, क्योंकि चमार, महार और इस तरह से पासी है या घसिया है, उसके तो छूने से अछूत होते थे। इसको देखने से अछूत हो रहा है, तो इस कम्युनिटी में भी कुछ खासियत रहा होगा। सही है। हाँ, तो ये अपने धर्म ग्रंथों में भी लिख दिया कि इसको नीचा दिखाया जाए, और इसको माना भी गया लोग। और बहुत सारे लोग मुझे कुछ बताए कि हमारे यहाँ तो भाई तेलियों को मुंह देखना पाप माना जाता है। एक हमारे भंते जी हैं, हमारे मित्र हैं, वो हम उसको यूं ही बोलते थे, आज यार तुम्हारा मुंह देख लिया आज, लेकिन मेरा तो काम तो अच्छा हुआ। तब बोले कि कहाँ कहाँ कुछ भी लिख दिए हैं जो देश को बर्बाद करने वाले हैं, समाज को पीछे ले जाने वाले लोग हैं, या तेलियों के बारे में इस तरह से लिख दिया है। तो मैं बोला देखो लिख दिया है, लेकिन आपका काम तो अच्छा हुआ भंते जी। तो हम लोग हंसते थे, मतलब चुटकी लेते थे, किस तरह से समाज को वैमनस्य फैलाने में, समाज में किस तरह से भेदभाव करने में धर्म ग्रंथों का बहुत ये मनु के वंशजों का देश को बांटने वाले जातिवादियों का किस तरह से देश को बांटते हैं, और किस तरह धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, अपने लेट साहित्य में लिखा गया है, और कितना भ्रामक है और कितना खतरनाक है। ऐसे साहित्य को तो जलाना चाहिए आज भी। बिल्कुल। और तेलियों को भी पता चलना चाहिए कि भैया हम शूद्र कम्युनिटी के हैं। मेरा तो ये स्पष्ट मानना है पिछड़ों को लेकर के, पिछड़े जाति के लोग, तेली की हूँ मैं तो, ओबीसी समुदाय से आता हूँ। उसके साथ साथ और भी जो कुर्मी है, नाई है, लोहार है, यादव है, केवड़ है, ठीक है, बढ़ई है, बहुत सारे जो कास्ट के लोग हैं, बड़ी संख्या ओबीसी समुदाय के हैं। जिस दिन वो जानता है कि भाई मैं वर्ण व्यवस्था में शूद्र हूँ, वर्ण व्यवस्था में शूद्र हूँ, उसी दिन वो जो है क्रांति करना शुरू करता है। बिल्कुल। वो मुगालते में रहता है कि मैं ओबीसी हूँ। नहीं, और ये भी कई लोग ये समझते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, कुर्मी क्षत्रिय जैसे हाँ, जैसे हमारे यहाँ कई वैश्य, तो कई तेली जो है अपने आप को वैश्य भी समझते हैं। हाँ सर, मैं देखा तैलिक वैश्य महासभा, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ मनुआ कुर्मी क्षत्रिय महासभा, बिल्कुल ऐसा लिखते हैं। तो कुर्मियों को क्षत्रिय होने का भय है, तेलियों को वैश्य होने का भय है। तेली समुदाय शूद्र मानते हैं, यहाँ के जो सतनामी हैं या चमार है या जो अछूत कास्ट जो जिसको तथाकथित बनाया गया है, उसको ओबीसी समुदाय उसको शूद्र मानता है, अपने आप को वैश्य मानता है और क्षत्रिय मानता है। लेकिन क्या क्षत्रिय मुझे अपनी बेटी देंगे, या वैश्य जो है व्यापारी वर्ग जो है मुझे अपनी बेटी जो बनिया है, हाँ बनिया है, जो मुझे अपनी बेटी देंगे, बेटा देंगे। तो ओबीसी समुदाय को लोग मुगालते में है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। जिस दिन उसका भ्रम टूटता है कि भाई मैं तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र हूँ, सबसे नीचे में हूँ, तभी क्रांति करता है, मैं नीचे हूँ, तो उसकी औकात, सामाजिक औकात उसको पता चल जाता है। ठीक है, आपके पास जमींदार हैं, आप खेती बाड़ी हैं, या आप कुछ नौकरी पेशा में आप बड़े पद पे आ गए हैं, तो बड़े पद में आ गए हैं तो गांव में ठीक है आपका स्टेटस सिंबल है, ठीक, आपके पास संपत्ति है, आप रौबदार हैं, या थोड़ा बहुत आपके पास नौकरी चाकरी है, तो सवर्ण लोग भी आपका सलूट मारते हैं, और एसटी एससी और ओबीसी के लोग, एसटी एससी भी आपको सलूट मारते हैं। लेकिन जो सामाजिक बनावट है, जहां आप खड़ा होते हैं, वहां पे आपकी औकात सवर्णों की तुलना में आपकी नहीं है। तो वो भ्रम को तोड़ना होगा और टूटना भी चाहिए, तभी उस समुदाय का, हम तो जातिवाद की हम तमाम बात कर रहे हैं, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वर्णवाद और जातिवाद टूटेगा तभी देश का भला होगा। और भारत में रोटी और बेटी के जब तक संबंध नहीं होगा तब तक राष्ट्र निर्माण असंभव है। जब तक रोटी और बेटी का संबंध ना हो तब तक राष्ट्र निर्माण असंभव। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहू जी। और इस बीच में मैं कुछ बातें और भी जोड़ना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से देखिए आप पूरे गांव में, छत्तीसगढ़ के गांव में खास तौर पर एग्जाम के समय में नवधा रामायण का कार्यक्रम गांव में बड़े जोरों पे होता है। और दूसरा एक कार्यक्रम होता है भागवत का कार्यक्रम, ये भी एग्जाम के समय होता है। ये मुझे लगता है कि किसी पॉलिसी के तहत ये कार्यक्रम इसी समय रखा जाता होगा गांव-गांव में, क्योंकि मेरा गांव का ही काम है तो मैंने इसको करीब से देखा है। दूसरी बात ये है कि रामचरितमानस जब आपको पढ़ के वहाँ पर गाया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसमें ये चौपाई भी गाई जाती होगी,
शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। सफलता और है। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो मौके पे बैठे हुए जो सुन रहे होते हैं, स्टेज के नीचे में बैठने वाले लोग सबसे ज़्यादा संख्या में नारी होती है, नारी भी होती उसके बाद शूद्र होते हैं बहुत बड़ी संख्या में, है, ओबीसी कहा जाए। ओबीसी कहा जाए। हाँ तो शूद्र में सभी आ जाते हैं, हाँ, जितने बाकी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके। हाँ। तो ये बड़ी ही दुख की बात है कि हम पैसा दे करके बुलाते हैं और अपने पूर्वजों को ही एक प्रकार से जलील करते हैं, जी है ना। दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति का अध्याय 10 आप देखिए, जी, अध्याय 10 में ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को छोड़ करके जितनी भी जाति है वो सारी जाति का जिक्र है। और ये जाति या तो प्रतिलोम संतान है या तो अनुलोम संतान है, मतलब किसी ना किसी की अवैध संतान उसमें बताया गया है। अगर कोई ओबीसी समाज का व्यक्ति अगर उन लिस्ट को देख ले तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मनुस्मृति को जलाने वाला वही अकेला व्यक्ति होगा। बिल्कुल। तो ये जानकारी जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने आपकी इस बात को जोड़ते हुए इस बात को भी रखा है। तो साहू जी, बहुत अच्छी बात आपसे हुई और तमाम मुद्दों पर आपने खुल करके बात किया। जी जी। तो जाते जाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे क्या प्लान है आपका? कुछ ओबीसी समाज के ऊपर लिखने जा रहे हैं, पत्रकारिता पे आपने काम किया है, तो कुछ पत्रकारिता को लेकर के क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? क्या कुछ करने का प्लान है? अभी तो सर एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ मैं, और लगातार रायपुर में भी रहता हूँ। तो रायपुर में भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर स्टेचू के पास भी सामाजिक रूप से हम बैठना उठना करते हैं, 1-to-1 वेबिनार के रूप में, सेमिनार के रूप में, और युवाओं के साथ रायपुर के जो इंटेलेक्चुअल लोग के बीच में हम जाके सामाजिक गतिविधि संचालित कर रहे हैं। और हमारी तो पहली कोशिश ये है कि ओबीसी वर्ग जागरूक हो, जो संवैधानिक मूल्यों को समझे और जो भारतीय जातीय वर्ण व्यवस्था है उसको समझे। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि सोशल साइंस की पढ़ाई भी करें, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की पढ़ाई करें ओबीसी वर्ग के लोग। और भारतीय समाज में एक सांस्कृतिक एवं जाति अध्ययन केंद्र भी खुले, बिल्कुल, समुदाय अध्ययन केंद्र तभी बड़ा, क्योंकि भारत समाज की बात करते हैं तो उसमें जाति की ही बात होती है। वही पूछता है कि आप नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? तो मैं नरेश कुमार साहू। अच्छा, नरेश कुमार बोलूंगा नहीं, पूरा नाम क्या है? तो साहू बोलने से उसको अच्छा मैंने वो जाति पता करना चाहता है। जाति पता करना चाहते हैं, मतलब ओबीसी है, ठीक, ओबीसी में फलाना जाति का है। तो हमारा ये कोशिश थी कि जो ओबीसी वर्ग के इतने बड़े फलक में लोग हैं इनको जागरूक किया जाए। दलित समुदाय तो बहुत जागरूक समुदाय है, और जो दलित साहित्य तो दुनिया भर में अपना परचम लहरा के रखे हैं। तो ओबीसी के लिए एक साहित्य, मुकम्मल साहित्य भी हो, और उसकी ओबीसी समाज संस्कृति के लिए भी काम हो। और हम छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं कि जो आदिवासियों के जो खान पान है, दलितों के जो खान पान रहन सहन है, ओबीसी की जो इतना बड़ा श्रमण संस्कृति के लोग हैं, जो कहीं भी जाता है तो कुम्हार घड़ा बनाता है और इतना बेहतरीन काम करता है, ठीक है, तेली तेल निकालते थे पहले, और एक तरह से श्रमिक परंपरा में जो आते हैं, एक प्रकार से सारे वैज्ञानिक हैं। हाँ, और कांचाले की किताब है हमारे समय में, श्रम की गरिमा, उसको पढ़ा मैं तो अचंभित हुआ कि भाई इतना शानदार कोई चमार जो है लेदर जानवरों के मांस को पका के 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर का जूता बना रहा है, बेल्ट लगा रहा है, पर्स बना रहा है, बैग बना रहे हैं। उसको बनाने वाले लोग अछूत हो गए, उसको उपयोग करने वाला सछूत है, समाज में बड़ा उसका स्टैंडर्ड है। वो वुडलैंड और रेड चिप का जूता पहन रहे हैं, लेकिन उस समाज को बनाने वाले लोग अछूत हो गए हैं, वो जूता पहन के बड़ा समाज में बड़ा सम्मान पा रहे हैं। तो उसको हम क्रिएटिव समाज के लोग हैं, अगर वही समुदाय दुनिया भर में रहते उसको पद्मश्री पद्म भूषण से नवाजते आज, अब अवार्ड ही मिलता। तो ओबीसी समुदाय को उसको समझना है और जानना है कि हम सृजन परंपरा के लोग हैं, हम समन संस्कृति के लोग हैं, जहाँ भी जाएंगे बेहतर समाज की रचना करेंगे। और मेरी ये कोशिश है सर कि उसको लेके किताब भी लिखी जाए, और ओबीसी वर्ग में बौद्धिक जागरूकता के लिए हम किताब भी लिखने के प्रयासरत हैं और लिखेंगे। मैगजीन में तो लिखते ही पढ़ते हैं, और चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार हम सक्रिय हैं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, और न्यूज़ पोर्टल वगैरह में हमारे आर्टिकल लिखते रहते हैं। आपकी जो महत्वपूर्ण किताब है सफाई कामगार हम पढ़े हैं, और पिछड़े वर्ग की जो समस्या है उसको भी आपके बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किए हैं। तो पिछड़ों को लेकर के एक मुकम्मल किताब लाने की हमारी कोशिश है। आदिवासियों को लेकर, दलितों को लेकर बहुत सारी किताबें आई हैं, और उसका और समाज में आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय बहुत आगे भी निकले हैं।
ओबीसी समुदाय की लेके अब काम होना शुरू हुआ है। और इसी में आप बोलना चाहूँगा सर कि भारत में समाज शास्त्र विभाग है, मानव शास्त्र विभाग है, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का मतलब आदिवासी अध्ययन हो गया है, मानव जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका मतलब आदिवासी अध्ययन हो गया है। तो आदिवासियों पे काम नहीं हुआ, दलितों पे, आदिवासियों पर दलितों के बाद काम करना शुरू करते हैं, लेकिन पिछड़ों के पर काम नहीं हो रहा है। कुम्हार अपना जीवनचर्या कैसे बनाता है, माटी कैसे लाता है, माटी की छनाई कैसे करती हैं, फिर उसको घड़ा कैसे बना रहे हैं, या खपरा कैसे बना रहा है, या मूर्तियाँ कैसे बना रहा है, ईंट कैसे बना रहा है, लोहार कैसे बेहतरीन हंसिया, कुदाल, टंगिया, गैती, रापा, फावड़ा कैसे बना रहे हैं, और उस परंपरा में अपना जीविकोपार्जन कैसे कर रहे हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तेलीय समाज के लोग पहले तेल निकालते रहे होंगे, लेकिन आज उसके पास उसके पुराने कैसे इंस्ट्रूमेंट थे, क्या था उस पर, लेकिन अब उसके पास तो कुछ रहा नहीं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब तो अडानी के पास फॉर्च्यून जैसे रिफाइनरी तेल है और करोड़पति हैं। तो हाँ, और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिटी के लेके बड़ा लिखते हैं कि एरिया में जाति लिखूंगा, टाइटल वाइटल। अपने टाइटल लिखो भी, उसमें क्या है जो आपको मिला है, उसमें हम जाति की बात नहीं कर, जाति को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े गर्व के साथ उसको लिखना चाहिए जो है। बिल्कुल, असल में इसलिए भी आपको लिखनी चाहिए क्योंकि जाति जो है आपने बनाई नहीं हमने। तो जाति जिसने बनाई है जी, वो इसको तोड़े। जो जाति के लाभार्थी हैं उन्होंने इस जाति को बनाया है लाभ उठाने के लिए। तो जिस दिन वो जाति के लाभार्थी लाभ लेना बंद कर देंगे तो जाति अपने आप टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप ये बताइए कि 3% लोगों के लिए 10% आरक्षण कैसे हो गया 2 दिन में? एक दिन लोकसभा और जिनकी जनसंख्या 52% है उनको आप 14% में ही लटका के रखे। और अगर किसी गवर्नमेंट ने दे दिया है तो आप 50-50 लोग उस कम्युनिटी के, खास कम्युनिटी के लोग जाकर के कोर्ट में अपील करते हैं और उसको आरक्षण पे रोक लगवा देते हैं। तो इस चीज़ को जिस दिन हमारा जो समाज है, हमारा ओबीसी समाज है, वो समझने लगेगा और बहुत हद तक समझने भी लगा है, तो इस देश में क्रांति हो जाएगी। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि शिक्षण संस्थानों में ओबीसी की उस तरह से संख्या नहीं है जैसी होनी चाहिए, और जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व चाहिए उनको तमाम संस्थानों में, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ओबीसी के जागने के बाद में ये निश्चित रूप से ये होने लगेगा। हाँ जी सर, आपने ओबीसी के जो बता रहे हो शैक्षणिक संस्थानों का 27% आरक्षण के बाद ही हम जा पा रहे हैं। और ओबीसी वाला को जनरल सीट पे तो लाते नहीं है। आप देख लिए कि ओबीसी हैं तो जनरल सीट पे लाएंगे नहीं। जनरल मतलब जनरल होता है, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य। बिल्कुल। और ओबीसी समुदाय में प्रोफेसर ही नहीं है। एक कांचाल या साउथ में देखने को मिलता है, एक प्रोफेसर चौथीराम यादव है, बहुत कम है उच्च शिक्षा में। और प्रोफेसर में तो है ही नहीं ओबीसी समुदाय के जब प्रोफेसर, क्योंकि सर प्रोफेसर जब असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, और प्रोफेसर होता है तो उसका जो एक लंबा पीरियड होता है 30-35-40 साल लगता है। और प्रोफेसर में ऐसा कि आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, आपके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क का होता है, आप एमफिल कराते हैं, पीएचडी कराते हैं, एमफिल एमए भी कराते हैं। तो इस दरमियान आप भी समाज शास्त्र से जुड़े हैं, मतलब सोशल साइंस ह्यूमैनिटी से आप जुड़े हैं, तो लोग भारतीय जाति सामाजिक व्यवस्था को जानते समझते हैं तो वो तोड़ने का भी काम करता है। तो अभी भी हम देखते हैं तो कुछ एक प्रोफेसर मिलते हैं देश भर में। हम बड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को हम देखते हैं, बड़े प्रगतिशील और चोटी के विश्वविद्यालय की गिनती करते हैं, वहाँ कोई प्रोफेसर नहीं ओबीसी के। वर्धा में भी, हैदराबाद में भी, इलाहाबाद में भी, डीयू में भी ओबीसी के एक आध प्रोफेसर गिने चुने आपको मिलेंगे। बिल्कुल। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी थोड़ी भर्ती हो रही है 27% के आरक्षण में, लेकिन 27% का आरक्षण का लाभ एसोसिएट में और प्रोफेसर में नहीं हो रहा है। और हम तो चाहते हैं कि मांग करते हैं कि 27 नहीं 54 से 55% दिया जाए और जाति जनगणना हो। बिल्कुल, जाति जनगणना में भी रोक लगा हुआ है एक प्रकार। आप बकरी कितना है, भेड़ कितना है, कुत्ते कितने हैं, बिल्कुल इसकी इसकी आप जनगणना करा रहे हैं। कितना कुष्ठ रोगी कितना है, फाइलेरिया के पेशेंट कितने हैं, एड्स के पेशेंट कितना है, इसकी आपको जांच करवा रहे हैं। अब तो यहाँ कितना ओबीसी कितने हैं इसकी आप गणना नहीं कर रहे हैं। एसटी की गणना है, सवर्णों गणना, सवर्णों कितना % है पता नहीं, लेकिन 10% आरक्षण मिल गया उसको। एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति का साइन हुआ, ईडब्ल्यूएस सीट आ गया। बिल्कुल। तो कितने % है उसका आंकड़ा नहीं आया, लेकिन आरक्षण लाभ आ गया। उसके बावजूद भी हमारे जो जनप्रतिनिधि चुप रहे, ये सबसे बड़ी हमारे जनप्रतिनिधि जो है कान में तेल डाल के चुप रहे, और पारित भी हो गया। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ,
लेकिन ओबीसी के लिए जो संविधान में जनसंख्या आधार पे जो संवैधानिक उसको अधिकार दिया गया है शिक्षा पे, सरकारी नौकरियों पे, उसको नहीं मिला है। तो पूरा खेल पिछड़ों का है। जिस दिन पिछड़े वर्ग पढ़ाई लिखाई में आगे आगे, उसी दिन देश का जो है भारत जो है, जो जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया, हाँ, जो सम्राट अशोक के काल में जो बड़े भारत राष्ट्र निर्माण था, उस दिन ओबीसी लोग जिस दिन जागरूक होंगे, जिस दिन सबके साथ मिलना जुलना शुरू करेंगे, रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे, एसटी एससी ओबीसी के साथ रहना शुरू करेंगे, सभी समाज के साथ रहना शुरू करेंगे, उसी दिन देश सही मायने में मजबूत भारत राष्ट्र होगा और एक विकसित राष्ट्र होगा, और मतलब सोने की चिड़िया फिर से कहलाएंगे। अब पूरा जिम्मेदारी ओबीसी के ऊपर है। बिल्कुल। ओबीसी समुदाय जिस दिन जग गया, जिस दिन प्रबुद्ध हो गया, उसी दिन देश जो है समता मूलक मूल्यों पे प्रबुद्ध भारत राष्ट्र निर्माण उसी दिन होगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहू ने कि समता मूलक राष्ट्र बनेगा और एक विकसित राष्ट्र बनेगा जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा। और कुछ शक्तियां इस काम में लगी हुई हैं कि ओबीसी ना जागे, और उन शक्तियों का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो कौन सी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को हराने की ज़रूरत होगी। तो डॉक्टर साहब, आपने एक समय निकाला हमारे इस चैनल में बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। मैं खुद नियमित श्रोता हूँ, दर्शक हूँ डीएमए ऑनलाइन का। आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हर सप्ताह आप पर्सनालिटी ऑफ द वीक में लाते हैं। मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ, नोटिफिकेशन आता है, मैं खुद देखता हूँ। और मैं बड़े एक तरह से सौभाग्यशाली हूँ, एक तरह से बोला जाए। भाग्यों पे उस तरह से मैं भरोसा मेरे नहीं रहता है, लेकिन अब जो भाषा है तो निकल ही जाता है। तो बड़ा मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। बहुत शानदार आपका स्टूडियो है और बहुत अच्छी लाइब्रेरी है आपकी, और मुझे बुलाया और मुझे डीएमए ऑनलाइन में देने मतलब प्रबोधन के लिए, एक तरह से इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। मैं इसके लिए आपका भी धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार। ठीक है, थैंक यू। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासतौर पर ओबीसी भाइयों के बीच में इस वीडियो को पहुँचाइए, और आग्रह कीजिए कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखें। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ये जानकारी। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।